हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 28 अगस्त। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 1 पर न्यूज़ है, यहाँ पर आरक्षण की बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2004 का, EV चिन्हैया बनाम आंध्र प्रदेश केस। तो यहाँ पर इसको रिव्यू करने की बात की जा रही है। तो इस केस में कहा गया था कि राज्यों को केवल आरक्षण देने का अधिकार है, उसमें उनको आगे चेंजेस करने का यानी कि उपवर्गीकरण करने का अधिकार नहीं है। तो इस केस को अभी रिव्यू करने की बात की जा रही है। तो ये रिव्यू की पावर अनुच्छेद 137 संविधान का देता है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, अपने ही डिसीजन को भी रिव्यू कर सकता है या किसी और मैटर को भी रिव्यू कर सकता है। तो आरक्षण की बात हम देखते हैं, अनुच्छेद 16(4) ये भाग 3 संविधान का जो है उसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट है आरक्षण। तो इस केस में यही बात की गई है कि आरक्षण देने का अधिकार जब राज्यों को हो तो उपवर्गीकरण का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए राज्यों का। तो इस पर विचार चल रहा है कि इस पे एक पीठ बनाने की बात की जा रही है कि आगे इस केस में कि राज्यों को उपवर्गीकरण का अधिकार भी दिया जाना चाहिए आरक्षण को लेकर के। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आरक्षण से संबंधित मुद्दे अभी चलते ही रहते हैं किसी न किसी स्टेट को लेकर के। तो ये आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे सकते हैं एग्जाम के अंदर। आगे देखते हैं, पेज नंबर 5 पे बात है, यहाँ पे एक बीमारी की बात की जा रही है, मोज़ेक बीमारी। तो मोज़ेक बीमारी मोज़ेक वायरस से होती है और यहाँ पे कोटा की न्यूज़ कवर की गई है। तो यहाँ पे दालों को ये रोग लग गया है, तो काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों को। अब यहाँ पे मोज़ेक का बताया जाता है कि मक्का के लिए सबसे खतरनाक बीमारी होती है ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि मक्का के लिए सबसे खतरनाक मोज़ेक बीमारी होती है ये। तो यहाँ पे न्यूज़ को कवर किया गया है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 5 पर बात की जा रही है ये वी तेजा जी की। तो इनका अभी मेला है वी तेजा जी का, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है और ये खडनाल नागौर के अंदर मेला इनका बढ़ता है इस दिन, राइट। तो वी तेजा जी को कृषि कार्यों का उपकारक देवता के नाम से जाना जाता है, नागों का देवता के नाम से जाना जाता है। 1073 में खडनाल नागवंशी परिवार में इनका जन्म हुआ था नागौर के अंदर। इनका प्रतीक चिन्ह भी कभी पूछा जाता है जो कि तलवार लिए हुए अश्वरोही है और इनकी घोड़ी का नाम है शिणधरी, ये भी पूछा गया एग्जाम्स में। वीर तेजा जी पशु मेला पर्वतसर नागौर के अंदर लगता है। ये राजस्थान का पशु मेला सबसे ज़्यादा आय कमाने वाला पशु मेला है राजस्थान का, वीर तेजा जी पशु मेला पर्वतसर नागौर। इनकी कुछ प्रमुख स्थान भी हैं जो है सुरसुरा और ब्यावर अजमेर के अंदर, और इनकी कर्मस्थली बताई जाती है बांसी दुगारी बूंदी के अंदर। अब एक शहरी जनजाति है जो कि अब वीर तेजा जी को अपना आराध्य देव मानती है। ये भी पूछा गया कई बार कि कौन सी जनजाति इनको अपना आराध्य देव मानती है। शहरी जनजाति के संबंध वीर तेजा जी से है। तो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट नोट कीजिएगा आप। आगे देखते हैं, पेज नंबर 7 बात की जा रही है, प्लेन से संबंधित बात है। तो बोइंग 737 बहुत ही एक खास तकनीक है जो कि USA के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। इस प्रकार के जहाज USA मैन्युफैक्चर करता है इन जहाज़ों को, भारत ने भी आयात किए हुए हैं। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है दुनिया के अंदर इस प्रकार के बोइंग जहाज़ों की। तो उसमें अभी ड्रोन तकनीक पर काम करने की बात की जा रही है इस पूरे एडिटोरियल में। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें देखने के लिए, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि बोइंग 737 किस देश से संबंधित है, राइट। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पर न्यूज़ है यहाँ पे। तो अभी बारिश का दौर जारी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो यहाँ पे झील और नदियों की बात हो रही है। तो उसमें मैंने 2 झील यहाँ पे कवर की हैं आज इस न्यूज़ के थ्रू। तो इसमें 2 झील की बात की गई है, पिछोला और स्वरूप सागर झील। तो स्वरूप सागर झील दोनों झील उदयपुर के अंदर स्थित है। इस झील का निर्माण स्वरूप सिंह जी ने कराया था। आप मेरे को बताइए कि पिछोला झील का निर्माण किसने कराया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पे न्यूज़ है, यहाँ पे पान की खेती की बात की जा रही है। तो ये करौली के अंदर की न्यूज़ है पान की खेती की संबंधित। तो मैंने यहाँ से इसको लिया है। इसमें एक प्रश्न बनता है, मैंने कुछ एग्जाम्स में देखा है कि राजस्थान में पान के खेत को बजेड़ा कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। तो ये पूछा गया है कुछ एक एग्जाम्स में कि पान की खेती को क्या कहा जाता है। तो आप नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं, पेज नंबर 8 पे न्यूज़ है। तो राजस्थान के उदयपुर में CTI कॉलेज है जिसे 25वां स्थान मिला है अभी, किसमें, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ये MHRD द्वारा विकसित किया गया था इस प्रकार की रैंकिंग देना। तो उसके अंदर उदयपुर के CTI कॉलेज को 25वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ राजस्थान के लिहाज से। आगे देखते हैं, पेज नंबर 9 पे स्पोर्ट न्यूज़ है। तो यहाँ पे डावन ब्रावो की बात की जा रही है। ये वेस्ट इंडीज के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। तो 2020 के फॉर्मेट में उन्होंने 500 विकेट ले लिए हैं। ये प्रथम एक गेंदबाज बन गए हैं डावन ब्रावो। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। और ये एक ऑलराउंडर है डावन ब्रावो, वेस्ट इंडीज से खेलते हैं ये। तो आगे देखते हैं, पेज नंबर 9 पे बात की है GST संबंधित। कल की मैंने राजस्थान पत्रिका एनालिसिस कल की डेट का जो बनाया था मैंने, तो उसमें मैंने GST संबंधित न्यूज़ कवर की है। तो यहाँ पे हम देखते हैं GST
जो परिषद है उसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी करती है, अर्थात जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है केंद्र के अंदर वो इसकी अध्यक्षता करता है जीएसटी काउंसिल की। तो इस बैठक में भी ये कहा गया है कि जो कोविड-19 बीमारी फैली है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसमें भी राज्य बोल रहे हैं कि आप हमें मदद कीजिए क्योंकि काफी सारा नुकसान हुआ है। तो केंद्र ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये जो पूरी की पूरी घटना है कोविड-19 वाली पेंडेमिक, ये एक्ट ऑफ गॉड है। तो केंद्र इसमें आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं करेगा, जीएसटी का जो कलेक्शन कम हुआ है। तो ये सारी की सारी न्यूज यहाँ पे कवर की गई है। तो आप कल का लेक्चर भी देख लीजिएगा, जीएसटी पर से संबंधित मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए यहाँ पे। और इसमें आप देख सकते हैं कि अध्यक्षता ऐसी कौन करता है, पूछा जाता है निर्मला सीतारमण, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारी करती हैं देश की। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे यहाँ पे बात की गई है कि भारत अभी इजराइल से दो AWACS फाल्कन हवाई चेतावनी नियंत्रण प्रणाली खरीदेगा, जिससे कि वो जो अभी चीन के साथ तनातनी चल रही है उसकी, तो उस पर अपनी निगरानी रख सके। तो चीन की आर्मी का नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की आर्मी का नाम है, जैसे कि हमारी आर्मी है भारत की, तो इसी प्रकार उनकी आर्मी का नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी। ये पूछा था एग्जाम्स के अंदर, आप नोट कीजिएगा। तो ये सारे यहाँ पे न्यूज कवर की गई इसके अंदर। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की गई है, आपने बहुत ही फेमस सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी, दो जगह है जापान के अंदर। तो वहां पर परमाणु बम गिराए गए थे यूएसए के द्वारा। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बम का भी जिक्र किया गया इस न्यूज के अंदर। तो मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा इनका और कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम। तो यूएसए ने 1945 में जापान के दो शहर थे हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम गिराए थे। ये जब की बात है जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1939 से 1944-45 तक चला था। उसके बाद फिर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1945 से 1990 तक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बम की बात की जा रही है। रूस ने इसका परीक्षण किया था 1961 में, बैरेंट सागर में किया था ये परीक्षण। तो ये बैरेंट सागर आर्कटिक समुद्र का भाग है, मैं आपको दिखाता हूँ मैप के जरिए। आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ये है बैरेंट सी, जिसमें रूस ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था और बताया जाता है कि हाइड्रोजन बम एटॉमिक बम से भी ज्यादा खतरनाक बम होता है। तो ये देख सकते हैं आप, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है यूरोप की। ये नॉर्वेन सी आ गए यहाँ पे, ये पूरा नीचे की तरफ होता है आपका अटलांटिक ओशन, और ये रशिया वाला पार्ट आ जाता है पूरा का पूरा, ये आर्कटिक ओशन हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आर्कटिक ओशन का भाग है बैरेंट सी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है एग्जाम्स के अंदर क्योंकि न्यूज में आया ये। आगे देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ जापान के दो शहरों पे जो बम गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी। तो जापान एक्चुअली 4 मेजर द्वीपों से मिलकर के बना है, पूरा ही द्वीपों का शहर है ये। तो सबसे ऊपर नॉर्थ में यहाँ पे होता है इसमें होकेडो, उसके बाद होंशु, फिर इसके बाद होता है बस शिकोको, और फिर होता है क्यूशु लास्ट में। तो 4 इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा सकता है कि आप ऑर्डर में लगाइए। तो होकेडो सबसे ऊपर, होंशु और शिकोको, क्यूशु। तो होंशु द्वीप जो है यहाँ पे हिरोशिमा है और आपका जो क्यूशु द्वीप है यहाँ पे नागासाकी है। तो इन दोनों द्वीपों पे अमेरिका ने बम गिराए थे, एटॉमिक बम। तो आप मेरे को उन बम का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑफ जापान है, ईस्ट सी इसको बोलते हैं, ये जापान के इस साइड में ईस्ट में। और येलो सी आप देख सकते हैं, ये साउथ कोरिया आ जाता है यहाँ पे, ऊपर नॉर्थ कोरिया आ जाता है, फिर ये चाइना वाला पार्ट आ जाता है। तो चाइना और साउथ कोरिया के बीच में येलो सी है। और जो कोरियन पेनिनसुला है, कोरियन पेनिनसुला का मतलब ये पूरा का पूरा एरिया आता है जिसमें कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों आते हैं। कोरियन पेनिनसुला और जापान के बीच में है सी ऑफ जापान, जो पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं, ये कल की एक न्यूज में बाकी रह गई थी। तो यहाँ पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक नदी है भारत की, गंगा नदी, इसके बारे में बात की जा रही है। न्यूज यहाँ पे कवर की गई थी तो मैंने इसको आज कवर किया है। तो मैं आपको बताऊं, गंगा नदी सबसे पहले 5 राज्यों के अंदर बहती है भारत के अंदर। तो ये राज्य है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ये 5 राज्य पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, नोट कीजिएगा आप। देवप्रयाग उत्तराखंड से निकलती है ये गंगा नदी और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब मैं आपको इसका मैप भी दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं मैप इसका। देवप्रयाग से निकलती है नदी, यहाँ से हरिद्वार यूपी से होते हुए फिर ये वाराणसी, पटना, बिहार वाला एरिया आ जाता है। फिर यहाँ पे इसका ये एरिया जो आता है ये थोड़ा सा एरिया झारखंड का आता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ये नदी बाद में जाकर के अरब बंगाली खाड़ी में गिर जाती है नदी। तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी एक्चुअली में ये देवप्रयाग से नहीं निकलती है, ये इसका पहले संतोवत हिमनद है वहां से निकलती है नदी। उस समय इस नदी का नाम है अलकनंदा। उसके बाद कई सारे प्रयाग आते हैं, उसमें से एक प्रयाग है देवप्रयाग, जहाँ से कि ये गंगा नदी बन जाती है। जब अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी मिलती है तो ये देवप्रयाग पर गंगा नदी बन जाती है और फिर ये आगे इस प्रकार से फ्लो करती हुई जाती है। तो भारत में 2525 किलोमीटर की लंबाई है। इसके अलावा इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र नदी, उन नदियों की लंबाई इससे भी ज्यादा है, लेकिन पूर्ण रूप से भारत में नहीं बहती हैं वो दोनों की दोनों नदियां। तो भारत में बहने वाली, पूर्ण रूप से बहने वाली नदी गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की नदियों में, राइट। तो आई होप कि गंगा नदी आपको समझ में आई होगी। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को फायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।